बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब थोड़ा सा हम क्रिप्ट एनालिसिस देखते हैं कि कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसको ब्रेक करने के क्या तरीके हो सकते हैं। उससे पहले अगर हम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को देखें तो जेनेरिक अगर फॉर्म उसकी देखें तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कैसा होता है कि हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी कि जिसको हमने छुपाना है, और वो हम पास करते हैं किसी एल्गोरिदम से, और एल्गोरिदम से गुजर के वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है, जो कि बेसिकली अगर अटैकर के पास हो भी इसकी एक्सेस तो अटैकर इस साइफर टेक्स्ट को देख के प्लेन टेक्स्ट मालूम ना कर सके। ये हम चाहते हैं इस एल्गोरिदम से। और ये एल्गोरिदम कोई सीक्रेट की यूज़ करता है, और इस की बेस पे ही ये वापस डिक्रिप्ट भी हो सकेगा, वापस साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट भी की बेस पे। ये की सेम भी हो सकती है, इससे रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली इस की बेस पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा साइफर टेक्स्ट को। तो ये कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की जनरल फॉर्म आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेम होगी तो सिमेट्रिक एल्गो होगा, डिफरेंट होगी तो एसिमेट्रिक होगा, बट होगा ऐसे ही। और हम चाहते हैं कि अटैकर कभी भी ये लेके प्लेन टेक्स्ट ना निकाल सके या इवन की ना निकाल सके, और ये जिसके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट होगा उस अटैक को हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट ओनली। और अगर कोई एक पेयर उसके पास प्लेन और साइफर टेक्स्ट दोनों का हो गया तो वो हम नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक कहेंगे। हम दोनों केसेस में चाहते हैं कि वो की ना निकाल सके। और इसके अलावा चोज़न प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी उस डिटेल में नहीं जाते। एनीवेज, तो हम चाहते हैं कि हमारा एल्गो ऐसा हो जो कि इन अटैक्स के अगेंस्ट रोबस्ट हो, ठीक है ना, इन अटैक्स के लिए वल्नरेबल ना हो। तो इसलिए एल्गोरिदम्स को डिस्कस करने से पहले हम क्रिप्ट एनालिसिस, यानी कि जो इंक्रिप्शन पे एल्गोरिदम्स पे अटैक्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो फिर हम हर एल्गो को देखेंगे कि वो कितना वल्नरेबल है इन अटैक्स के लिए। क्रिप्ट एनालिसिस, अब ऑफ कोर्स अटैक्स बहुत से हो सकते हैं, हर दिन कोई नया अटैक आ सकता है, हर वक्त इस पे इवॉल्विंग फील्ड है, लेकिन जनरली इसको ब्रॉडली कैटेगराइज 3 तरह से किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है आप किसी और तरह भी करें, लेकिन समझाने के लिए हम कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 3 कैटेगरीज बना रहे हैं। एक ये कि अटैकर जो है, अब ये साइफर टेक्स्ट ओनली उसके पास हो या नॉन प्लेन टेक्स्ट हो, ये हमारी अजम्पशन है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अटैक के तरीके क्या हो सकते हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करें। ये अटैक मॉडल्स हैं। अब अटैक की टाइप्स देखें तो सबसे पहले तो की सर्च, कि वो एल्गोरिदम को भूल जाए, वो ये की को सर्च कर ले, और अगर उसे की पता है तो वो फिर इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर सकता है। तो सबसे पहले की सर्च अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एनालिसिस कर सकता है एल्गोरिदम का, कि की के पीछे ना पड़े बल्कि एल्गोरिदम का एनालिसिस करे। और ये भी हो सकता है कि वो एल्गोरिदम कभी एनालिसिस ना करे, की सर्च भी ना करे, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हो रहा है उसकी कोई वीकनेस हो। मिसाल के तौर पे कीज़ उसकी हार्डवेयर में, इनसिक्योर हार्डवेयर में सेव हो रही हैं, वहाँ से की निकाल ली जाए, यानी कि आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाके उसको एक्सप्लॉइट करें एल्गो को। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो सकती हैं। हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, इसको और भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ऑफ कोर्स ये एनालिसिस तो हर एल्गो का डिफरेंट हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत वाइड रेंज है, लेकिन की सर्च को अगर हम देखें पहले, तो की सर्च हमारी 2 तरह से हो सकती है। एक तो ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट गेसिंग हो सकती है सोशल इंजीनियरिंग से, या हमारे पास ब्रूट फोर्स हो सकती है। ब्रूट फोर्स मतलब आप ऑल पॉसिबिलिटीज़ की ट्राई कर लें। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये थोड़ी सी एनालॉजी देते हैं, फिर वापस हम एल्गोस पे आते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कहा था ना, ब्रीफ केस है अगर एक नंबर डिजिट लॉक वाला, तो उसमें हर एक प्लेस 0 से लेके 9 तक हो सकती है, यानी कि 10। तो इस पर कोई भी पासवर्ड अगर हमने ब्रेक करना है, तो एक तरीका तो यह है कि हम इंटेलिजेंट कैसिंग करें, सोशल इंजीनियरिंग के जिस बंदे ने पासवर्ड लगाया उसकी बर्थडेज ट्राई करें इस तरह से। लेकिन ब्रूट फोर्स ये नहीं है। ब्रूट फोर्स ये है कि आप सारी एंट्रीज ट्राई करें, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, सारी ट्राई करें। अब ये ब्रूट फोर्स करने में कितना टाइम लगता है, ये आपकी कंप्यूट रिक्वायर्ड है किसी एल्गो को ब्रेक करने में। अब इसलिए हमें काउंटिंग या प्रोबेबिलिटी की थोड़ा ब्रश करना है, कि हमें अगर किसी एल्गो को ब्रूट फोर्स करने की कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट ढूंढनी है, तो वो बेस्ड ऑन काउंटिंग प्रिंसिपल्स होगी। जैसे यहाँ पे आप देखें तो पहले भी जगह पे 10 ऑप्शंस हैं, दूसरी पे भी 10 हैं, तीसरी पे भी 10 हैं, तो टोटल पासवर्ड कितने हो सकते हैं? 10 × 10 × 10 1000 हो सकते हैं ना, ये कम्बिनेशंस आप बढ़ाते जाएं, तो 10⁻³ तो इसलिए थोड़ा सा हम ब्रूट फोर्स, ये काउंटिंग की हम बात करते हैं, जो ब्रूट फोर्स
के लिए रिक्वायर्ड कंप्यूट है उसको एनालाइज करने के लिए। और फिर हम मॉडर्न आज कंप्यूट कैपेसिटी देख के कहते हैं हाँ ये एल्गो ब्रूट फोर्स के लिए वल्नरेबल नहीं, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर जो हैं वो 10 डिकेड्स में ये की को सर्च करेंगे, पूरी की स्पेस को, अगर कोई बड़ी की है। ये तो ऑफ कोर्स थोड़ी देर में हो सकती है। तो ये हमारी ब्रूट फोर्स की रिक्वायर्ड कंप्यूट के लिए हम अगर काउंटिंग प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो देखें, यहीं पे मैं थोड़ा सा करता हूँ। तो देखिए पॉसिबिलिटीज़, जैसे इस केस में हमने कहा कि आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 10 × 10 × 10, राइट। तो हम इसको ज़रा जनरलाइज करके डिस्कस करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, और हर एक के 3 पार्ट हैं। लेट्स से 2 क्वेश्चंस हैं 1, 2, और हर एक के 3 पार्ट हैं ABC। तो हमारे पास दो सिलेक्शंस करनी है हम, और हम दूसरे के भी 3 पार्ट हैं ABC दोनों के। अब हमसे कोई पूछे कि आपने कोई भी एक पार्ट करना है तो आपके पास कितनी चॉइसेस, आपके पास टोटल कितने पार्ट्स हैं जिनमें से आपने एक पार्ट करना है। तो टोटल कितने पार्ट हो सकते हैं इसमें, 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के 3-3 पार्ट्स हैं, तो टोटल 2 × 3 6 पार्ट्स हो सकते हैं। अब इसको ज़रा जनरलाइज करें तो देखिए हमने 2 सिलेक्शंस करनी है और दोनों की डिफरेंट चॉइसेस हैं। पहले की चॉइस लेट्स से N1 है और दूसरे की चॉइसेस N2 हैं, पहले की यानी कि 2 और दूसरे की 3। तो 2 सिलेक्शंस हैं, दोनों की चॉइसेस रिस्पेक्टिवली N1 N2 है। तो टोटल चॉइसेस आपके पास कितनी बन जाती हैं, N1 × N2 यानी कि 2 × 3 6। यानी कि आपको मल्टीपल सिलेक्शंस करनी हो और मतलब इन अ कम्बिनेशन, और हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस हों, तो चॉइसेस का प्रोडक्ट आपकी टोटल चॉइसेस होंगी। अब इसको एक्सटेंड करके हम सारी काउंटिंग देखें, जैसे इस केस में आपके पास पहली जगह के लिए 10 चॉइसेस हैं, फिर 10 हैं, फिर 10 है, तो टोटल 10 × 10 × 10 चॉइसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस है कि हर दफ़ा चॉइसेस 10 ही हैं, तो हम इसको कहते हैं n, कि जितनी चॉइसेस हैं एक प्लेस में और कितनी दफ़ा ये चॉइसेस करनी है, तो वो हम उसको बोल देते हैं k। तो ये जो 10⁻³ था उसको n⁻k लिख दिया कि n चॉइसेस हैं टोटल, और कितनी दफ़ा ये चॉइसेस आपने पिक करनी है, k दफ़ा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई, n⁻k। अब इसमें मेन बात यह है कि पहली जगह पे आपने जो 10 चॉइसेस की हैं, दूसरी जगह भी उन्हीं में से कुछ आप कर सकते हैं चॉइस, ठीक है ना। तो चॉइसेस रिपीट हो रही हैं आपकी, तो आपकी टोटल चॉइसेस n⁻k हैं। ये क्यों क्रिटिकल है कि ये बाइनरी जो बिट्स की कीज़ होती हैं, अगर 128 बिट की की है तो हर बिट आपको पता है 0 या 1 हो सकती है, तो आपके पास हर बिट में 2 चॉइसेस हैं। और 128 बिट की तो टोटल पॉसिबल कीज़ हो गई 2⁻128, यानी कि n बिट की के लिए इसको आप n कर दें जनरलाइज, तो टोटल पॉसिबिलिटी 2⁻n। इसका मतलब है जो की स्पेस है उसको अगर आपने ब्रूट फोर्स करना है तो 2⁻n ट्राइज करनी है। और मॉडर्न कंप्यूट को आप देखते हैं कि क्या वो इतनी ट्राइज कितनी देर में करता है, और जनरली आजकल एटलीस्ट 2⁻128 भी सेफ़ ही समझा जाता है। और अगर आप क्वांटम को भी थोड़ा सा की सर्च के लिए आप उसको करें, सिर्फ की सर्च के लिए, तो फिर आप 2⁻256 जो की स्पेस है इसको सेफ़ समझते हैं कि आजकल कोई भी कंप्यूटिंग कैसे भी आप एफिशिएंट एल्गो लगा लें, इसको आप सेंचुरीज़ में सर्च कर पाएंगे स्पेस को, यानी कि इस बिट लेंथ की अगर जस्ट की सर्च करनी है, ठीक है ना। तो हम वापस अगर चॉइसेस पे आएँ तो हमारे पास देखें, हमने पहली बात की कि, बल्कि मैं इसको दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। हमने पहली बात की कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं जो आपस में आपने एक के साथ रिलेटेड है दूसरी चॉइस, तो आप यानी कि मल्टीपल सिलेक्शंस करनी है, पहले की चॉइसेस N1 हैं, दूसरे की N2 हैं, तो टोटल चॉइसेस हो गई N1 × N2। और अगर आप सेम चॉइस के टाइम्स रिपीट करते हैं, यानी कि आप जिसमें मैंने कहा ना कि 10 डिजिट्स थे और 3 दफ़ा आप उनको अप्लाई करते हैं, उन 3 दफ़ा उनमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो टोटल चॉइसेस n⁻k हो गई, ठीक है। या इसको इस तरह देखते हैं, अगर हमारे पास ABC या 2⁻128 जिस तरह हमने कहा ABC 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, और इससे हमने 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और हमने लेट्स से ABCD हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और हमने 3 लेटर वर्ड लिखना है कोई, तो हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी इंग्लिश में हो या ना हो, हम ABC लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं। तो पोजीशंस 3 हैं, यानी कि चॉइसेस आपने सिलेक्शंस कितनी करनी है 3, k यहाँ पे हो गया 3, और चॉइसेस हर सिलेक्शन के लिए कितनी है 4, तो n हो गया 4। तो टोटल लफ्ज़ कितने बन सकते हैं n⁻k, ये n है, तो ये हुआ
4⁻³ यानी कि 4 × 4 × 4, ठीक है, क्योंकि हर पोजीशन के लिए 4 चॉइसेस है ना। तो ये इसे कहते हैं विद रिपीटिशंस। ये जल्दी से हम समराइज़ करें वरना हमारा फिर ब्रूट फोर्स पे मेन फोकस हो जाएगा जल्दी से, ताकि प्रोबेबिलिटी की कोई ज़रूरत न रहे और देखने की। तो हमने ये विद रिपीटिशंस देख लिया। अब अगर आपको रिपीटिशंस नहीं करनी बल्कि अरेंज करना है इन्हीं 4 लेटर्स को, यानी कि 4 ही पोजीशंस हैं, तो आपके पास 4 ही पोजीशंस हैं और अरेंजमेंट करनी है, यानी कि इनको कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं 4 कैरेक्टर्स को। तो आप ने रीयूज़ नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो पहली जगह पे अगर ए आ गया है तो दूसरी जगह पे बी सी डी में से कुछ आएगा, तो चॉइसेस कम हो रही हैं। तो पहली जगह के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं, दूसरी जगह के लिए 3 बची, फिर 2 बची और आखिर में एक ही ऑप्शन रह जाएगी चौथी पोजीशन के लिए। याद रखें ये भी हम सिलेक्शंस कर रहे हैं, परम्यूटेशन, इसे परम्यूटेशन या अरेंजमेंट कहते हैं, लेकिन ये भी एक तरह सिलेक्शंस हैं। लेकिन कितनी सिलेक्शंस हैं, जितनी चॉइसेस हैं उतनी ही सिलेक्शन है, क्योंकि एक चॉइस दोबारा नहीं आती। तो ये जो इस तरह डिक्रीजिंग नंबर्स के साथ प्रोडक्ट होता है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं ना। तो ये n आइटम्स को अरेंज करने के तरीके कितने हुए, n फैक्टोरियल। n चॉइसेस को अरेंज करने के इसे अरेंजमेंट्स बोलते हैं, अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, n फैक्टोरियल। तो अब अगर हमने सारी जगह नहीं भरनी, अब रिपीटिशंस नहीं हो रही, याद रखें रिपीटिशंस के साथ हमने n⁻k कह दिया था, ठीक है ना। अगर k प्लेसेस को आपने रिपीटिशंस के साथ फिल करना है, अब आपने दोबारा k प्लेसेस को फिल करना है, लेकिन आपने रिपीटिशंस नहीं करनी, तो इसे अरेंजमेंट्स कहते हैं ना। यानी कि आपने लेट से A B C D से दोबारा 3 लेटर वर्ड, चारों को नहीं अरेंज करना बल्कि 3 पोजीशंस ही को फिल करना है, 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, लेकिन रिपीटिशंस नहीं कर सकते। तो पहले आपके पास चॉइसेस हैं 4 में से कुछ एक आ सकता है, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 2, यानी कि 1 आपने माइनस कर दिया। या हम इसको चलें 5 को 3 पोजीशंस, 5 ABCDE 5 लेटर्स को 3 पोजीशंस में फिल करना चाहें, 3 लेटर वर्ड्स बनाएं, तो 5 टाइम्स, रिपीट नहीं करना, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3। तो देखें यहाँ से जो 2 था वो चला गया। तो इसी तरह आप इसको अगर 6 करें, 2 कट गया, तो 6 लेटर्स होते हैं ABCDE। अगर हम इसको करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ ABCDEF, 6 लेटर्स हैं और इसके 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, 6 चॉइसेस हैं, तो कितने होंगे, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 चॉइसेस हैं, ठीक है ना। अब आगे वाली यानी कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 कट गई हैं, तो ये कटने का मतलब आप इसको 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 से डिवाइड कर दें, यानी कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। इसको हम इस तरह फार्मूले में अरेंज लिखें तो ये बना, ये पूरा 6 फैक्टोरियल था डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इस तरह आप इसको अगर आप इसको लेट से 7 करेंगे तो आप देखेंगे ये बनेगा, 7 चॉइसेस करेंगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और 3 प्लेसेस हैं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5, तो आगे जो 4 फैक्टोरियल था वो 4 फैक्टोरियल से कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तो ये हमारे पास देखें, तो इसको अब हम जनरलाइज़ करें। हमारे पास n चॉइसेस थी, यानी कि हमारे पास 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, और हमने 3 प्लेसेस को फिल करना है, यानी कि k प्लेसेस को k सिलेक्शंस करनी है, और रिपीट नहीं कर रहे, और इनका ऑर्डर एलिमेंट है, तो इसको हम जनरलाइज़ करके लिखें तो ये बनता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस k फैक्टोरियल। और इसे बोलते हैं परम्यूटेशंस, लेकिन k प्लेसेस में। याद रखें n के n आइटम्स को अरेंज करना n फैक्टोरियल था, लेकिन n में से k प्लेसेस को फिल करने के तरीके n फैक्टोरियल बाय n माइनस k फैक्टोरियल हो गए। तो अब इसी तरह एक आखिरी देख लेते हैं, वो कि इतना वो इम्पॉर्टेंट शायद इससे ब्रूट फोर्स से नहीं है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे इनका ऑर्डर मैटर ना करता हो कि कोई 3 लफ्ज़ लेट से ABC आ गए इन 3 प्लेसेस में, या CBA आ गए, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, दोनों हमको एक ही चॉइस मानते हैं। तो ये जो टोटल चॉइसेस थी n फैक्टोरियल बाय n माइनस k फैक्टोरियल, वो कम हो जाएंगी अब, क्योंकि ये दोनों आपस में कोलैप्स हो जाएंगी, एक ही चॉइस मानी जाएंगी, ABC CB AB, और इस तरह इनकी तीनों की जितनी अरेंजमेंट्स हैं, तो इन 3 लेटर्स की, इन 3 पोजीशंस की कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं फॉर एनी 3 लेटर्स, वो 3 फैक्टोरियल हो सकती हैं ना, क्योंकि 3 हैं तो 3 अरेंजमेंट, तो 3 फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 3k है ना, तो k फैक्टोरियल। तो एक कम्बिनेशंस विदाउट रिपीटिशंस, बट
विद ऑर्डर इररेलेवेंट हमेशा होती हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस k फैक्टोरियल टाइम्स k फैक्टोरियल। जैसे कुछ केसेस में हमें ज़रूरत नहीं होती ऑर्डर की, जैसे हमने क्रिकेट मैच की एग्जांपल डिस्कस करते हैं अक्सर कि दो टीमें A वर्सेस B या B वर्सेस A, तो वो एक ही मैच होता है, इसलिए वहाँ पे हम कम्बिनेशंस देखते हैं ना कि परम्यूटेशंस। तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम हम देखेंगे कि कितनी, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी में हमने बात की 128 बिट की है, तो हर बिट हर दफ़ा 10 आ सकता है, 2 चॉइसेस हैं और वो रिपीट हो सकती हैं, एक दफ़ा 1 आया दूसरी दफ़ा भी 1 आ सकता है, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है। तो 2⁻128 हमारी की लेंथ है, ठीक है। या जनरलाइज करें तो k बिट के लिए के लिए 2⁻k की लेंथ है। और अब हमने जो साइफ़र मोनो अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूशन का देखा था कि अगर आप ट्रेडिशनल साइफ़र्स की बात करें A B C D, वो क्या करते थे, कैरेक्टर्स को स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट करते थे किसी दूसरे कैरेक्टर से। तो लेट्स से A को वो कहते थे हम Z से बदल लेंगे, जब लिख के भेजेंगे ना, जहाँ A था वहाँ Z लिख देंगे, जहाँ B था वहाँ अब मसला है B को भी Z से नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटिशन Z की करेंगे तो डिक्रिप्शन नहीं हो सकेगी। Z को वापस क्या पता A में भेजना है या B में बदलना है, तो वहाँ पे हमारे पास चॉइसेस कम हो रही हैं। तो यानी कि टोटल कैरेक्टर्स 26 हैं, तो पहली दफ़ा तो 26 चॉइसेस हैं हमारे पास मैपिंग के लिए, दूसरी दफ़ा 25 रह रही हैं, 24 रह रही हैं, तो अरेंजमेंट बन रही हैं एक तरह ना जो हमने करनी है। तो ये 26 फैक्टोरियल इसकी की स्पेस है जो आप पॉसिबल रख सकते हैं, जिसको अटैकर सबको ट्राई करेगा तो उसे की मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी है। अब इस केस में हमने देखा था कि ये जो साइफ़र है ये ब्रूट फोर्स के लिए तो वल्नरेबल नहीं है। फिर हमने इसको देखा कि लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिजर्व हो रहे हैं, एक कैरेक्टर हमेशा एक दूसरे कैरेक्टर में ही मैप होता है, तो इसलिए ये हमें ब्रूट फोर्स से तो वल्नरेबल नहीं है, लेकिन एक और तरह वल्नरेबल है। तो वो हम उसको कैसे केटर करते हैं, वो ब्लॉक लॉन्गर ब्लॉक से, लेकिन अभी हम उसको नहीं छेड़ते। तो इस तरह ट्रांसपोजिशन की बात की थी कि हमारे पास अगर हम बदले नहीं, बल्कि अगर कुछ लिखा हुआ आए हेलो, तो जो भी लिखा है उसकी आपस में जगह बदल दी जाए। तो ये फिर ब्लॉक लेंथ पे डिपेंड करेगा कि जितना ब्लॉक है लंबा उतनी पॉसिबल आपके पास अरेंजमेंट्स हो सकती हैं ना बदल के। तो अगर m लेंथ का ब्लॉक है तो m फैक्टोरियल वही अरेंजमेंट जो यहाँ पे 26 के साथ था वो ब्लॉक लेंथ के साथ फैक्टोरियल हो रही है इसकी। तो ये ज़रा काउंटिंग को मैंने रिवाइज़ किया। तो अगर हम जल्दी से समराइज़ करें तो हमारे पास अगर मल्टीपल चॉइसेस बार बार आपने लेनी हो n1 और n2, तो उनका प्रोडक्ट टोटल चॉइसेस हो जाती हैं, ठीक है। और अगर सेम चॉइस n k टाइम्स रिपीट करनी हो तो n⁻k n इंटू n इंटू n, और अगर n आइटम्स को जस्ट अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल, और अगर n आइटम्स को k प्लेसेस में अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस k फैक्टोरियल। और k प्लेसेस में अरेंज करना है लेकिन ऑर्डर रेलेवेंट नहीं है तो n फैक्टोरियल बाय k फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस k फैक्टोरियल। थैंक यू। ये हमने इनको समराइज़ यहाँ से नीचे नीचे करने की ट्राई की है, ठीक है। थैंक यू।